अपने एक साथी रयान के साथ मिलके 13 स्किल्स बताई हैं, 13 सूक्ष्म शिक्षण के कौशल बताए हैं। उसके बाद जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत में इस संदर्भ में बहुत अधिक कार्य जो किया है वो किया है डॉक्टर BC पासी ने और MM शाह ने। इन्होंने अपनी तरफ से जो सूक्ष्म शिक्षण के कौशल बताए हैं, ये जो कौशल हैं इनमें सबसे पहला कौशल है सेट इंडक्शन, जिसको कहा जाता है पाठ की स्थापना करने का कौशल। विद्यार्थियों के पास जब आप कक्षा में जाते हैं और आप कोई नया टॉपिक उनको पढ़ाना चाहते हैं तो वो उस टॉपिक को सुनने के लिए तत्पर हो जाएं, वो तैयार हो जाएं, उनकी रुचि उस ओर जागृत हो जाए, आप उनके ध्यान का केंद्रण कर सकें, है ना। इसके लिए जो भी कौशल हम अपनाते हैं उसे कहा जाता है सेट इंडक्शन। दूसरा उन्होंने बताया स्टिमुलस वेरिएशन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स तब होता है जब कोई स्टिमुलस हो, और स्टिमुलस क्या है? चेंज इन द एनवायरनमेंट। वातावरण में जब कोई परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप विद्यार्थी जो हैं उनके द्वारा किए जा रहे व्यवहार या जो प्रतिक्रिया है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो स्टिमुलस वेरिएशन जो है वो एक और सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है। तीसरा जो उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा क्लोजर, यानी समापन। आप जो पाठ आरंभ करते हैं या आप कुछ समझा रहे हैं विद्यार्थियों तक, उनको आप कोई विषय वस्तु जो है सामग्री उन तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका फिर समापन किस तरीके से किया जाए, जिसको समराइज करना हम कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, डिबेट कॉम्पिटिशन्स आपने सुने होंगे काफ़ी, तो आपने देखा वो कहते हैं और अंत में मैं अपने विपक्षी साथियों को ये कहना चाहूँगा। तो इतने सारे बिंदु जो उन्होंने अपने पूरे भाषण में रखे थे उन सबका एक समरी के फॉर्म में वो आपके सामने रखते हैं। तो इसी तरह से क्लोजर, ये भी एक माइक्रो टीचिंग स्किल है जो कि शिक्षण में बहुत उपयोगी है। फिर पासी महोदय लोग ने कहा था कि साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। तो यानी कि कब कब आवश्यकता पड़ती है और कक्षा में आवश्यकता पड़ने के अनुसार आपको कक्षा में थोड़ी सी देर के लिए चुप भी हो जाना पड़ता है, शांति बनाए रखनी पड़ती है, या विद्यार्थियों को कोई संकेत जो आप दे रहे हैं वो शब्दों के माध्यम से न दें बल्कि अपने एक्शंस के माध्यम से दें। आप देख रहे हैं कि दो बच्चे जो हैं वो पेंसिल लेकर छेड़खानी कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है तो आप उनकी तरफ इशारा करके करते हैं ना, तो ये नॉन वर्बल क्यूज हैं, ठीक है। या ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं, कुछ अंडरलाइन करते हैं, तो इनको हम नॉन वर्बल क्यूज कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। कक्षा में प्रश्न पूछने का जो है ये एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम विद्यार्थियों को एक सजगता जो उनकी है ना, कि वो बिल्कुल सजग रहें, अटेंटिव रहें, तो वो तरीका क्या है कि उनसे प्रश्न पूछे जाएं। दूसरा, विद्यार्थी क्या कुछ जानते हैं और जिसे बताए जाने की आवश्यकता नहीं है वो भी हमको कैसे पता चलेगा? प्रश्नों से, ठीक है। उनका पूर्व ज्ञान जो है, प्रीवियस नॉलेज है, वो भी प्रश्नों से पता चलेगी। वो क्या देख रहे हैं, उसको देखकर क्या वो अवलोकन कर रहे हैं, जो समझाया गया है वो समझ रहे हैं या नहीं, इन सब के लिए शिक्षक को कक्षा में कई बार प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो ये जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों में एक प्रवाहता हो, फ्लुएंसी हो, ये भी एक शिक्षण का कौशल है। फिर उसके बाद है प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न, जो विद्यार्थियों को ज्ञान के और गहरा जाकर खोजने के लिए पूछे जाते हैं, वो हैं खोजपूर्ण प्रश्न। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग द बिहेवियर। पहले तो शिक्षक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को और इस रूप में ध्यान दे कि वो पहले पहचाने कि बच्चों का कौन कौन सा व्यवहार है और बच्चे जो व्यवहार कर रहे हैं उन व्यवहारों में से कौन से व्यवहार ऐसे हैं जिनकी तरफ शिक्षक का ध्यान जाना चाहिए, है ना। तो ये जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स के, इनको पहचानना बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए कई बार हम एक स्किल जिसका यूज़ करते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स में, उसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। यानी आप कक्षा में विद्यार्थियों को व्यवहार करते हुए देख रहे हैं, अब विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यवहार दोहराने योग्य है और कौन सा व्यवहार दोहराने योग्य नहीं है। तो इसके लिए आप उनके साथ जो व्यवहार करेंगे, जो बात उनसे कहेंगे, उससे वो समझ जाएंगे कि वेदर इट हैज़ टू बी रिपीटेड और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन दिए जाते हैं। उसके बाद एक कौशल है एक्सप्लेनिंग, समझाना, स्पष्ट करना।
व्याख्यान शिक्षक दे रहा है, उस पर यदि बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा? शिक्षक ने प्रश्न पूछा और विद्यार्थी निरुत्तर रहे, या आपके व्याख्यान देने के पश्चात विद्यार्थियों ने आपसे एक प्रश्न पूछा, है ना। मैं सिंधु घाटी सभ्यता विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जब मैं पढ़ा रही हूँ और किसी विद्यार्थी ने मुझसे पूछ लिया कि मैम इतनी फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन थी, इतना एडवांस्ड वो लोग थे सब चीज़ों में, ये पूरी की पूरी ख़त्म कैसे हो गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के, विलुप्त होने के कारण क्या हैं? यदि ये विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, या समझाने के बाद मैंने ही विद्यार्थियों से पूछा कि आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के क्या कारण थे, किसी भी परिस्थिति में जहां वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षक को फिर बहुत सरल शब्दों में समझाने की आवश्यकता है। उसे कहा जाता है स्पष्टीकरण कौशल। फिर है स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। पासी महोदय ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल ये भी है कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं आप उनकी सक्रिय सहभागिता को कैसे बढ़ाएं। अब सक्रिय सहभागिता कैसे होगी? कोई भी शिक्षक नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहें, है ना। उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स कब एक्टिव होंगे? जब आप उन्हें बीच में कोई चित्र दिखा रहे हों, कोई मॉडल दिखा रहे हों, आप उनसे कोई प्रश्न पूछ रहे हों, आप उन्हें उदाहरण देने को कह रहे हों, आप विद्यार्थियों को बीच में चर्चा करने का अवसर दे रहे हों, तो शिक्षक को ऐसी युक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा जिससे विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रहे। ये भी एक सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है। उसके बाद है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों को किस प्रकार से लिखा जाए। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आप बालकों को कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के भी उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षक को करना है, और न सिर्फ करना है, एक प्रशिक्षु अध्यापक के रूप में आपको उन्हें लिखना भी है। और लिखना किस रूप में है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक जो उद्देश्य हैं उस रूप में लिखना है ना। यानी अगर मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाना चाहती हूँ नागरिकों के कर्तव्य, तो मैं इन उद्देश्यों को किस रूप में लिखूंगी? विद्यार्थी एक अच्छे नागरिक की परिभाषा दे सकेंगे, विद्यार्थी अच्छे नागरिक के गुणों का वर्णन कर सकेंगे, विद्यार्थी नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा कर सकेंगे। तो ये जो मैंने अभी 2-3 बातें कही, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज़ करना। अभी आप देख रहे हैं मैं तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, है ना। और क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, मेरे पास इसके अलावा और कोई बोर्ड नहीं है और बार बार मिटाने में बहुत समय लगता, तो मैंने, आप देख रहे होंगे, बहुत सारी जानकारी इसमें एक साथ लिखी है। लेकिन अगर हम विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हों और छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो हमें ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखनी है। गहरे रंग से लिखा हुआ होना चाहिए, जितना श्यामपट्ट का आकार है उसका समुचित उपयोग हो, अक्षरों का आकार ऐसा हो कि विद्यार्थी आराम से देख सकें। जब आप उसमें से कुछ हटाना चाहते हैं तो हाथ से ना हटाएं, बहुत नीचे ना लिखें कि जिसको विद्यार्थी देख ही ना पाएं, है ना। तो श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। फिर कक्षा में प्रबंध की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी क्लास में कोई लंबा लड़का आगे बैठा है, छोटा पीछे बैठा है, उसको दिख नहीं रहा है, कुछ बच्चे आपस में शैतानी कर रहे हैं, कोई होमवर्क करके नहीं ला रहा, टीचर जब कुछ पूछ रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रहा, है ना, बहुत शोर हो रहा है, बहुत सारे एक साथ प्रश्न कर रहे हैं, तो कक्ष का प्रबंध भी बहुत आवश्यक है। ये कैसे संभव होता है? आप सभी विद्यार्थियों को नाम से जानते हो, उनके नाम से पुकारें तो उनको पता है शिक्षक हमें जानता है, तो हम कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो वो देख रहा है। दूसरा, आप उनके बैठने की सही व्यवस्था बनाएं, छोटे विद्यार्थी आगे और जो लंबे कद के हैं वो पीछे। आप उन्हें थोड़ा सा भाग पढ़ाने के बाद समय दें कि अब विद्यार्थी 5 मिनट तक प्रश्न पूछ सकते हैं, या प्रश्न लिखकर एक क्वेश्चन बॉक्स आप बना दें, उसमें डाल सकते हैं। कॉपियों को इकट्ठा करने का क्या तरीका है इसका निर्णय आप पहले से कर सकते हैं, है ना। कक्षा में बाहर जाने की अनुमति किस समय प्रदान की जाएगी, तो कक्षा के कुछ नियम बना दिए जाएं, तो इससे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। उसके बाद है पेसिंग लेसन। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ को आप किस गति से पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज द पेस ऑफ टीचिंग। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द maturity of the individual students, their intellectual level and their attention level,
है ना। हम पेसिंग अलग अलग कर सकते हैं। आप देखेंगे आप सारे के सारे लोग मिनिमम अंडर ग्रेजुएट हैं, आपको मैं जिस गति से पढ़ा रही हूँ और कक्षा छठी से यदि मैं इस गति में पढ़ाऊँगी तो ये दोनों समान नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है तो उसके, और दूसरा उनको सुनना, समझना, लिखना इतना सारा एक साथ करना है, तो उसके लिए उनकी गति जो है वो उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से हमें सोचनी पड़ेंगी। फिर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, उच्च स्तर के जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से और कब पूछा जाए। कक्षा के सभी विद्यार्थी एक से नहीं होते। सभी विद्यार्थियों के सीखने का स्तर जो होता है, लर्निंग का जो लेवल है, लर्निंग की जो स्पीड है और उसके साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, उनमें काफ़ी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। अटेंशन बिहेवियर भी आपको उनका अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कक्षा के वो विद्यार्थी जो कि दूसरों से तेज गति में सीखते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका IQ अधिक है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है, बौद्धिक स्तर यदि उनका ऊंचा है, तो उनको भी ये लगना चाहिए कि कक्षा में मेरे लिए भी कुछ है। उनको ये न लगे कि सारे इतने सरल से सवाल हैं, मुझे तो जवाब देने की ही आवश्यकता नहीं है, मैं सोचूं ही क्यों। उनको भी आप क्लास में इन्वॉल्व रखें। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनसे थोड़ा हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसे हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं कि उनकी आलोचनात्मक सजगता किसकी है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, के साथ साथ इसका कारण क्या था और ये कारण जो है, ये कारण किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस तरह के प्रश्न आप दें अगर उनको, आपके सुझाव क्या हैं, यदि आप होते तो क्या करते। तो हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी पूछा जाना चाहिए। और फिर है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है वो आप एक ही विद्यार्थी से ना पूछें। प्रश्न जो हैं उनका, प्रश्नों के विन्यास में भी विभिन्नताएं हों और विभिन्न विद्यार्थियों को वो पूछे जाएं। डाइवर्जेंट मतलब सभी से अलग अलग समय पर, ये भी एक माइक्रो टीचिंग स्किल है। फिर लेक्चरिंग, व्याख्यान देना, जब कम समय में ज़्यादा विषय वस्तु विद्यार्थियों तक पहुंचानी हो तो उसके लिए व्याख्यान जो है ये एक सूक्ष्म शिक्षण कौशल है। फिर प्लान्ड रिपीटिशन, यानी आपने जब पूरा पाठ पढ़ा लिया तो पहले से आपने नियोजित किया हो, पहले से आपने प्लान किया हो कि मैं उसको जो दोहराऊंगा ताकि वो फिर से रिकैपिचुलेट कर सकें, फिर से याद कर सकें वो कैसे होगा। जैसे आपने देखा मैंने जब ये बताया तो लास्ट में मैंने एक बार इसको फिर से रिपीट किया था, ठीक है। तो प्लान्ड रिपीटिशन। फिर है कम्युनिकेशन, जो होता है विद्यार्थियों के साथ जो संवाद स्थापित करता है शिक्षक, वो संवाद स्थापित करना भी जो दो तरफा संवाद हो ये बहुत आवश्यक है। अंतःक्रिया जो है वो इस रूप में होनी चाहिए, शिक्षक कहे छात्र सुने, छात्र पूछें या कहें शिक्षक सुने, छात्र कहें और छात्र सुने। तो कम्युनिकेशन जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही रेगुलर जो है, निरंतर होना चाहिए। ये भी माइक्रो टीचिंग की एक स्किल है। फिर डिस्कशन करना, कोई बिंदु विचार का यदि आया है तो कक्षा के सभी विद्यार्थी आपस में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करना, ग्रुप डिस्कशन को मेंटेन करना, ये भी एक सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है। तो अभी ये जो हमने सूक्ष्म शिक्षण के कौशल बताए है ना, ये तो कहे थे BC पासी ने और MM शाह ने। उसके अलावा एक और व्यक्ति हुए हैं शिक्षाविद NL दोसांझ। NL दोसांझ ने भी अपनी तरफ से कुछ सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताए हैं। कुछ तो रिपीटिशन है जो कि पासी जी ने बताए हैं, एलन महोदय ने बताए हैं, और कुछ उनसे थोड़ा सा भिन्न है। एक बार उनको दोहरा लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, यानी जो प्रकरण आप विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं उसकी प्रस्तावना करना, फिर प्रश्न पूछना, और जब कोई उत्तर विद्यार्थी दे रहा है तो उन उत्तरों के साथ आप कैसे डील करें। उत्तर गलत हो सकता है, वो निरुत्तर हो सकते हैं, उत्तर आधा सही आधा गलत हो सकता है। तो विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ शिक्षक को कैसे डील करना है, ये भी एक माइक्रो टीचिंग स्किल के अंतर्गत है। स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन, हम चर्चा कर चुके हैं। एक और वो बताते हैं कि जो टीचिंग एड्स हैं, जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो शिक्षण में कौन सी सहायक सामग्रियों का उपयोग करता है, तो उनका समुचित उपयोग कैसे करना चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड तो एक रेगुलर टीचिंग एड है ना, लेकिन यदि आप कोई मॉडल दिखाते हैं, कोई मानचित्र दिखाते हैं, चार्ट पर बना हुआ कोई चित्र दिखाते हैं, पत्तियां दिखा रहे हैं, फूल दिखा रहे हैं,
कोई प्रयोग यदि विद्यार्थियों के समक्ष किया जा रहा है, फ्लैनल बोर्ड पे कुछ दिखाया जा रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर पे आप दिखा रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो इन सबको हम कहेंगे टीचिंग एड। तो ये जो टीचिंग एड हैं, टीचिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनकी हैंडलिंग भी सही तरीके से हो पा रही है या नहीं। नॉन वर्बल क्यूज़, ये भी पहले हम बात कर चुके हैं। रीइंफोर्समेंट हमने चर्चा की है। एक और जो इन्होंने बताया है वो उन्होंने कहा यूज़ ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। तो जहाँ पासी महोदय ने कहा था ना, एक्सप्लेनेशन, जो विद्यार्थियों को मुश्किल लग रहा है तो उसको सरल शब्दों में समझाना, स्पष्ट करना। कई बार सरल शब्दों में स्पष्ट करने के बाद भी विद्यार्थियों को वो बात आसानी से नहीं समझ में आती है। तो एक अच्छा तरीका क्या है कि आप विद्यार्थियों को उससे संबंधित ऐसे उदाहरण बताएं जिन उदाहरणों के कारण वो जो संकल्पना है, वो जो तथ्य है, वो जो सिद्धांत है, वो एक दृश्य के रूप में उनके सामने उपस्थित हो जाए। ठीक है, कई बार हम स्टूडेंट्स को डिफरेंसेस बताते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस, अंतरीप और द्वीप के बीच में क्या अंतर है ना। उस अंतर को बताने के साथ साथ यदि हम एक उदाहरण भी उनको दे दें तो ये उदाहरण जो है इनसे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रीपोजिशंस स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, कंजंक्शंस उनको सिखाए जाते हैं, है ना। तो इन, इनसाइड, बिसाइड, ओवर, अक्रॉस, इनको शब्दों में को जो हम वाक्यों में इस्तेमाल सिखाते हैं, इनका उपयोग सिखाते हैं, तो यदि उदाहरण उनके सामने हैं और कई बार दृश्य में भी, ठीक है, क्रॉस्ड ओवर, फ्लाइंग अबव, फ्लाइंग ओवर, इसके लिए यदि आप चित्रों के माध्यम से भी उनको बताते हैं, उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं, तो कोई भी सिद्धांत या संकल्पना है वो विद्यार्थियों को बहुत आसानी से समझ में आती है। फिर है एक्सपोजिशन और लेक्चरिंग। तो एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रतिपादन, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन, किसी थ्योरम का प्रतिपादन, है ना। आपने देखा होगा कि हम कई बार मैथ्स में बताया जाता है कि अलग अलग थियरम्स जो हैं उनको आखिर हम उन थियरम्स तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, तो उसकी पूरी सीक्वेंस ही एक सिखाई जाती है, दिखाई जाती है, या व्याख्यान, दोनों ही जो हैं ये भी सूक्ष्म कौशलों के अंतर्गत आते हैं। श्यामपट्ट का उपयोग कैसे करना है ये पासी जी ने भी बताया था, है ना। व्याख्या, स्पष्टीकरण, ये भी उन्हीं के जैसा है। सामूहिक विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना, ये दोनों ने समान बताए हैं। फिर एक नियोजित आवृत्ति, प्लान्ड रिपीटेशन, जो कि पासी महोदय ने भी कहा था और दोसांझ जो महोदय हैं ये भी कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि जब पूरा पाठ पढ़ा दिया जाए तो एक बार उस पाठ को नियोजित रूप में दोहरा अवश्य लेना चाहिए। इन्होंने एक और जो बात कही है वो कही है शिक्षण की सजीवता, टीचिंग लाइवलीनेस या टीचर लाइवलीनेस हम कहें। कई बार कक्षा में शिक्षक इस प्रकार से पढ़ाता है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान है ना, और वो विद्यार्थियों के साथ बहुत अच्छा संवाद स्थापित नहीं कर पा रहा है, या उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं है, विद्यार्थी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो शिक्षण जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे बड़ा डल टीचिंग है, बड़ा लाइफलेस टीचिंग है। दोसांझ महोदय का कहना है माइक्रो टीचिंग स्किल में एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टीचर जो है वो कितना लाइवली है, वो कितना जीवन से भरपूर है, वो जो उदाहरण देता है वो कितने सकारात्मक उदाहरण है, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएँ कैसी होती हैं, विद्यार्थियों की बातों को वो कितना ध्यान से सुनता है, यदि उनसे कोई गलती भी हो जाए तो उनके ऊपर बहुत नाराज़ नहीं होता, उनसे ज़्यादा उदाहरण निकलवाने की कोशिश करता है, आसपास के वातावरण के साथ, उनके अनुभवों के साथ, दैनिक जीवन के साथ उस पढ़ाई गई विषय वस्तु को जोड़ता है। तो इस सबको हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ लाइवलीनेस इन द टीचिंग। शिक्षक जो है वो भी सजीव है और उसके शिक्षण में सजीवता है। और अंतिम वो भी बताते हैं क्लोजर या समापन कि आपने जब पूरा पाठ पढ़ाया तो उसके बाद पाठ को समाप्त किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको समअप करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग ये एक ऐसी शिक्षण की प्रविधि है, एक ऐसा प्रशिक्षण का उपागम है जिसमें कि जो बीएड प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षु अध्यापक हैं, उनको शिक्षक के जितने भी व्यवहार और कौशल जो वो 40 मिनट के पीरियड में करता है वो इस प्रकार से सिखाए जाते हैं जिसमें कि एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास हो, विषय वस्तु को भी छोटा कर लिया जाए, कक्षा में छात्रों की संख्या भी कम कर दी जाए और जो कालांश का समय है वो भी कम कर दिया जाए। एक समय में केवल एक कौशल का अभ्यास,
जिसके द्वारा कि जो प्रशिक्षु अध्यापक हैं छोटे छोटे अलग अलग कौशलों में जब वो निष्णात होते जाएंगे, उनको परफेक्ट करते जाएंगे और उसके बाद इन सबको इंटीग्रेट करके क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है वो उनके लिए आसान हो जाएगा। मैं अपनी बात का समापन करूंगी एक छोटे से उदाहरण से। जब आप लोग छोटे रहे होंगे और जब पहली बार आपकी साइकिल आई होगी, या किसी दूसरे की साइकिल से भी सीख सकते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पापा, भैया, दीदी, मम्मी, कोई भी सिखा सकता है। उन्होंने जब आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा तो तुरंत साइकिल में बैठा के ये नहीं कहा होगा चल दो, है ना। उन्होंने आपको साइकिल में बैठाया होगा और ये कहा होगा तुम पैडल मारो, हैंडल मैं पकड़ती हूँ। तो एक समय में आप पैडल ही मार रहे थे, पैडल मारने में आपको अभ्यास अच्छे से हो गया, है ना। या क्या हो सकता है, वो ये कहें कि आप जो हो आपको हैंडल को पकड़ के रखना है, हैंडल को कंट्रोल करना है और मैं पीछे से धीरे धीरे धक्का मारूंगी जिससे कि पैडल अपने आप चल रहे हैं, है। तो छोटे छोटे साइकिल चलाने में जितनी चीज़ें हैं, पैडल को मारना, हैंडल को पकड़ना, अपनी जो सीट जिस तरह से आप बैठे हुए हैं वो सही तरीके से बैठना, हैंडल को मोड़ना, कब ब्रेक लगाना, तो ये छोटे छोटे से अलग अलग भाग हैं ना साइकिल चलाना सीखने के। लेकिन सब कुछ आप एक साथ नहीं सीखते, और एक साथ सीखते हैं तो उसमें कई बार आप गिरते ज़्यादा हैं। अगर आप एक समय में एक उसका जो भाग है उसको सीख के उसको परफेक्ट हो जा रहे हैं, बाद में बाकी जो सब कुछ सीखा है उनको मिला के जब आप एक साथ कर रहे हैं तो आप साइकिल चलाना जो है बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक बनने से पहले शिक्षण के जितने भी कौशल हैं, शिक्षक के जितने भी व्यवहार हैं, यदि एक एक करके छोटे छोटे भागों में एक कौशल को अच्छे से पहले आदर्श पाठ के रूप में देखा जाए, उसके घटकों को समझा जाए, उसकी छोटी पाठ योजना बना के उसका अभ्यास किया जाए, और जो सुपरवाइज़र आपको कमियां बता रहा है, जो सुझाव बता रहा है, उन सुझावों के अनुरूप कमियों को, जो गलतियां हैं उनको कम करते जाएं, जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, तो उसके द्वारा आप एक प्रभावी शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षण के जो अलग अलग से घटक हैं। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। एक शिक्षक कक्षा के अंदर आया, कक्षा के अंदर आते ही सबसे पहला कार्य क्या करता है, वो विद्यार्थी जो उसको विश कर रहे हैं उसका जवाब देता है ना। तो टीचर के एंटर करते ही बच्चों के चेहरों पे मुस्कान खिलती है, या उनके चेहरे बुझ से जाते हैं, या कक्षा में स्थिति जो है, जो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो कितना पॉजिटिव और एनर्जेटिक होता जाता है। ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरीके से है। फिर आपने जो टॉपिक आप विद्यार्थियों तक